Welcome back to the new session. Today we are going to start. And before starting that session, we would like to recap whatever we have completed earlier. We have studied about basic first aid techniques, first aid related respiratory system, first aid related with heart, blood and circulation. ये हम पढ़ चुके हैं, वोन्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट नीचे हम आते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि और जो हमारे पॉइंट्स हैं इसमें फर्स्ट एड रिलेटेड विद बोन्स एंड इंजरीज हो चुका है, और ये जॉइंट्स मसल्स पॉसिबली हम ये हुआ है क्या अभी? ये पॉसिबली रह गया है यूनिट। फर्स्ट एड रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम एंड अनकॉन्शियसनेस, कन्वल्जन, सीजर्स एंड एपिलेप्सी, ये भी बीच में रह गया है। और ये हो गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसी को हम लोगों ने कल किया था ना, डायरिया एंड फूड पॉइजनिंग तक। अब फर्स्ट एड रिलेटेड विद बर्न्स, स्किन with poisoning, bites and stings, and sense organs, ये यहाँ तक और आगे तक के भी हमारा जो तैयार है। बीच में कुछ एक यूनिट हमें लगता है अगर वो रह गए तो उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, देन आई वुड लाइक टू प्रोसीड टू टुडेज सेशन। सर, कल का जो हम लोग का होमवर्क था, वाई एलोपैथिक डे इज नॉट सेलिब्रेटेड, सर रिसर्च किया बट कुछ मिला नहीं। क्या नहीं मिला? सर आपने एक होमवर्क दिया था कि वाई एलोपैथिक डे इज नॉट सेलिब्रेटेड। नहीं मिला ना, नहीं मिला सर। जबकि मिलना चाहिए था ना। सर कुछ डेटा अवेलेबल ही नहीं है। बस उस पे जब हम लोग ने सर्च किया सेम चीज डाल के, तो दिखा रहे थे कि होम्योपैथिक डे अप्रैल 10 को सेलिब्रेट किया जाता है और उसी के साथ कोलैबोरेट में रहता है ये। बट वो दोनों डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो आपने तो एलोपैथिक लिखा था, तो उसका तो कुछ स्पेसिफिक रीजन भी नहीं आया और ना ही कोई डेट है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ में जो कुछ आप देख और समझ रहे हैं ना, वही सत्य नहीं है। सत्य कहीं और है, और हमें कैसे चलाया जाता है लोगों के द्वारा, वो भी अलग है ना। तो ये सब चीजें डिफरेंट हैं। और सही बात अभी ये है कि यू आर स्टूडेंट। दुनिया को बहुत ज्यादा अभी आप समझने की कोशिश न करें। अभी आप क्या करें कि अपना जो फोकस है आपका मेन, उसको पहले आप अचीव करें। पहले देखो, सिखाया जाता है बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो आग तक को पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे आग से रोका जाता है। फिर उसे आग के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है कि अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम आग में हाथ डालो चाहे पैर डालो। बच्चा फिर पैर हाथ नहीं डालता। आप लोग इसी स्टेट में, ये दुनिया आपके लिए बहुत अनजान है। इस दुनिया को समझ पाना सरल नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। अभी आपका ऑब्जेक्ट अपनी पढ़ाई में अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना है और अपने आप को सक्सेस कराना है। पहले उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, फिर दुनिया को भी जानेंगे। और जिन्हें भूलने की जरूरत होगी भूलेंगे, जिन्हें समझने की जरूरत होगी उन्हें समझेंगे। मैं बीच बीच में क्लिक आपको इसलिए करता रहूंगा कि केवल यही पढ़ाई कुछ सब कुछ नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उसे और खोजने की कोशिश करना। ओके सर। पीपीटी स्क्रीन आपके सामने है। यस सर। चलिए इसमें देखिए, अब बेसिक्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। दुनिया इतनी विचित्र है कि जिन्हें आप बहुत महान कहते हैं, जिन्हें आप अपना आइडियल्स मानते हैं और जिन्हें आप समझते हैं कि ये
बहुत ही जेंटल लोग हैं, उनके पीछे की कहानियां बड़ी खराब हैं। उन्हें जब जानेंगे तो आपको बड़ा कष्ट होगा। और जिन्हें बिलियंस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वो भी बड़े जेंटलमैन थे। इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने सिस्टम से हटना पड़ेगा, और हमारा हिस्ट्री और जो कुछ लिखा पढ़ा गया है उनसे भी थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। तो फिलहाल हमें वही करना है जो हमें हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी हमारा ऑब्जेक्ट है कि को करिकुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्सेज को हमें कंप्लीट करना है। आई विल गिव यू लॉट ऑफ चांसेस टू ब्राइटन broaden your skills so that you may be able to understand this world, where you will find a lot of anomalies and lot of differences apart from your mental recognitions and thinkings. Here what you will learn in this session, it is फर्स्ट एड रिलेटेड विद द पॉइजनिंग। अगर कोई जहर की स्थिति बने तो आप क्या करें। कोई सांप बिच्छू या कोई कीड़ा काटता है तो क्या करें। सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं उनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करें। सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं मालूम है, बताएंगे आप लोग कितने होते हैं। 5 होते हैं। इट इज आई, ईयर, नोज, स्किन एंड व्हाट इज नेक्स्ट, टंग। यस, माउथ, है ना। डन। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इनमें अगर कोई पॉइजनिंग या कोई स्थिति खड़ी होती है तो हम क्या करें। स्पेसिफिक इमरजेंसी, अभी ये सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन है। सिचुएशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक बड़ा अपकमिंग पार्ट बना जा रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा आगे भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिए। इमरजेंसी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या जहाँ जो काम चलता है, कोई ऑफिस है, वहां पे अगर खड़ी होती तो क्या करें। रोड एंड ट्रैफिक पे अगर कोई होती है तो क्या करें। ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो क्या करें। और डिजास्टर या मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट, कोई बहुत बड़ी आपदा आती है, बारिश बहुत होती है, तूफान आता है, रेल पलट जाती है तो क्या करें। एंड नेक्स्ट इज ट्राइएज, इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ, ऐसी कंडीशंस को हम कैसे मेंटेन करें। ये सब कुछ इस यूनिट में आप पढ़ पाएंगे आगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं बेसिक्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। पेट में दर्द होगा, डायरिया होगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी और मेलाइज, आपको चक्कर आएंगे और दिक्कतें होंगी। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। तो फूड पॉइजनिंग किससे होती है। जब आप कोई कंटामिनेटेड फूड या बीवरेज, कोई दूषित खाना या पीने वाली चीज आप पीते हैं, तो इससे हमारी जो आंतें होती हैं उनमें जब वो चीज पहुंचती है तब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। और इनके प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि कई बार हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे साल्मोनेला होता है, ई कोलाई होता है, जो कोलाइटस होता है ना पेट में। इससे पहले किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि कोलाइटिस क्या होता है। तो ये बैक्टीरिया उसमें होता है, हमारी आंतों में डेवलप हो रहा होता है। नोरोवायरस हुआ या पैरासाइट्स हुए या अदर टॉक्सिन्स हुए, ये कोई भी हमारी बॉडी में जब पहुंच जाते हैं, या फॉरेन सब्सटेंसेस हैं बहुत सारे, तो हमारी पॉइजनिंग की स्थिति खड़ी होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स में ये आपने अभी देख लिए, ये सिम्टम्स होते हैं। और ड्यूरेशन क्या होता है। ड्यूरेशन आपका 1-2 दिन से लेके और काफी लंबे समय तक भी हो सकता है। और इन सब में किसी भी तरीके की पॉइजनिंग में या डायरिया में सबसे क्रिटिकल पोजीशन तब खड़ी हो जाती है जब डिहाइड्रेशन की पोजीशन खड़ी हो जाती है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इस स्थिति को हम मैनेज करके चलाएं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या है। इन सब में ट्रीटमेंट ये है कि जहां तक संभव हो सके उसको फ्लूइड देके रखें, कोई भी लिक्विड वाली चीजें ज्यादातर दें। और उसको मेडिकल
जो असिस्टेंस है वो जितनी जल्दी मिल सके वो बेहतर है, और किसी भी तरीके से आप उसे जितना रेस्ट दे सकते हैं उतना रेस्ट दें। अगर ऐसे में किसी भी तरीके की वो एक्टिविटी करेगा तो एनर्जी का लेवल उसका वैसे ही डाउन है और वो ज़्यादा डाउन होते चला जाएगा। और इसको दूर रखने के लिए हम क्या करें कि हमारा फूड की हैंडलिंग टेक्निक प्रॉपर हो, कैसे रखना है, कैसे बनाना है और किस तरीके से प्रयोग किया करना है, और जो अनकुक्ड है उसे हमें कैसे मेंटेन करना है, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस हम कैसे क्रिएट करें, और खास करके वो ऐसा सामान जो खराब हो जाना है जैसे केले आम अगर आपके घर में रखें, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें और कैसे इन्हें मैनेज करें जिससे पॉइजनिंग की सिचुएशन खड़ी ना हो, है ना। खाना बनाते हैं, शादी पार्टियां वगैरह में पता लगा छिपकली गिर गई या कुछ ऐसी दिक्कतें बनती हैं तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। नेक्स्ट व्हाट आर टाइप्स ऑफ बर्न्स। नेक्स्ट पार्ट हमारा था बर्न्स एड रिलेटेड विद स्किन बर्न्स। बर्न्स बहुत तरीके के होते हैं। स्किन बर्न्स किन स्थितियों में होता है और इसमें हम क्या करें। तो स्किन बर्न्स में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक तो थर्मल है ना, थर्मल है, केमिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, रेडिएशंस है और कोल्ड बर्न्स भी है। कोल्ड बर्न्स में जैसे वो होती है ना, क्या नाम ये, अम, ज्यादा समय तक बर्फ में आप रहें, या गाड़ियों में जो वो डाली जाती है ये एलपीजी गैस, अगर वो बहुत हैवी प्रेशर के साथ निकले और आप उसके सामने आ जाएं तो हाथ पैर जो कुछ होगा वो जल जाएगा, और जबकि वो बर्फ जमा देता है और इतना ठंडा होता है, तो वो कोल्ड बर्न्स में आते हैं। बेसिक टाइप ऑफ स्किन बर्न्स में क्या है, बाउंस हो जाते हैं, ड्राई बर्न्स होते हैं, स्केल्स होते हैं जिसमें फायर हीट या स्टीम के थ्रू होता है। अगर स्टीम की बर्निंग जो है इन सबसे खतरनाक होती है। केमिकल बर्न्स में जैसे एसिड वगैरह होता है, आप देखते हैं कि चेहरे पे एसिड फेंक दिया या कुछ और हुआ। सन बर्न्स हैं, धूप बहुत ज्यादा तेज है, हीट एग्जॉशन है और हीट स्ट्रोक है। ये बड़ी खतरनाक पोजीशंस होती हैं जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है उस समय में। फ्रॉस्ट वाइट्स में कोल्ड बर्न्स ये कहलाते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ बर्न्स, फीवर एंड हाइपरथेमिया, इसे हम कैसे मैनेज करें, थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज्ड ये स्लाइड्स नहीं है तो उनमें मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा जहां भी जरूरत पड़ेगी। आप टाइप्स ऑफ बर्न्स में आप देखेंगे तो तीन तरीके के होते हैं, चार तरीके के, चार तरीके के इन बर्न्स में डिग्रीज के आधार पे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। अगली स्क्रीन में देखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। और यहाँ आप हाथों की सिचुएशन से भी देख पा रहे होंगे। फर्स्ट में थोड़ा सा हुआ है और इसमें कोई ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, है ना, स्किन वगैरह जल गई थोड़ी सी ऊपर की और कोई खास असर नहीं पड़ा। सेकेंड में क्या हुआ है कि आपकी स्किन के अंदर तक भी वो जलन पहुंच चुकी है। और थर्ड डिग्री में क्या है कि इसमें इतना ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि वो पार्ट काम करना बंद हो जाता है। और फोर्थ में तो उसका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है, स्किन तो खत्म हो ही जाती है। तो फर्स्ट डिग्री में देखिए सुपरफिशियल, ये ऊपर ही ऊपर होता है, जैसे आपकी खाल उपट गई या खाल कहीं रगड़ गई। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर जलन ऐसी होती है थोड़ा बहुत आप जल जाते हैं तो ठंडा पानी डालें, जैसे रोटी तक से भी आप जल सकते हैं, सब्जी से जल सकते हैं, तो ठंडा पानी डालें, चाय कॉफी वगैरह से आप जल जाते हैं। और उसके बाद में अगर जख्म ज्यादा है तो आप स्टेराइल ड्रेसिंग वगैरह का यूज करें, अदरवाइज इसमें ज्यादातर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंड डिग्री जो है उसमें पार्शियल थिकनेस होती है, उसमें वो मोटा जैसा हो जाता है, सूजन आ जाती है और दिक्कत ज्यादा होती है। इसमें कूलिंग के बाद में जरूरत पड़ती है स्टेराइल ड्रेसिंग्स की। और इस स्थिति में सेकंड में आप सब कुछ अपने घर पे ही नहीं कर सकते, जैसे जलन से रोकने वाली वो आती हैं, ट्यूब्स वगैरह आती हैं, उन्हें लगा के उनसे भी बात नहीं बनती, तो मेडिकल असिस्टेंस आपको लेनी चाहिए। थर्ड में क्या है, ये मेडिकल असिस्टेंस ही इसमें चाहिए, इसमें और कोई तरीका नहीं है, घर पे आप बहुत कुछ इसमें नहीं कर सकते।
फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इनका पेनिट्रेशन बॉडी के अंदर तक उतना ही ज्यादा होता है। फर्स्ट स्किन की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, उसके बीच में डर्मिस होती है और उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं। जहां तक अगर चीज पहुंचती है तो ये थर्ड डिग्री में पहुंच जाती है। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ द स्किन। स्किन में सबसे ऊपरी लेयर जो है ये इरिटेंट्स, किसी भी तरीके के इरिटेंट्स जो हैं जो हमारी बॉडी से टकराते हैं, चाहे वो धूप हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो हीट का कोई भी तरीका हो, मैकेनिकल या ये क्या नाम है, गैस वगैरह, या किसी भी तरीके से कोई भी इरिटेंट है जो हमारी स्किन को टच करते हैं। तो पहली लेयर जो हमारी है आउटर, वो कहलाती है एपिडर्मिस, ध्यान रखिए। दूसरी इनर लेयर है, जब पहली आप अगर जैसे खाल खिंच जाए उसके नीचे दूसरी खाल जो हमें दिखाई देती है, तो वो है डर्मिस, इनर लेयर। और ये हाइपोडर्मिस है, जो इसके बाद में हमारा जो अदर टिश्यूज हैं वो आते हैं। तो ये तीन लेयर हैं और तीन लेयर्स का आपका स्ट्रक्चर है और तीन लेयर की बर्निंग्स हैं, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक्स ऑफ द स्किन में फंक्शंस क्या है। स्किन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किससे? फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल और इन्फेक्शंस और इंजरीज से। सब चीजें ज्यादातर हमारी इस आउटर जो एपिडर्मिस लेयर है इसी से ही दूर रहती हैं। कोई बैक्टीरिया आके इनमें बैठा रहा, पड़ा रहा, हमने हाथ धोए साफ हो गया, केमिकल कुछ लगा, हमने उसे धोया धोया साफ किया, साफ हो जाता है। टेम्परेचर रेगुलेशन में स्किन का बहुत रोल होता है। आप जानते हैं जब गर्मी होती है, पसीना निकलता है, तो उस पसीने के द्वारा हमारा बॉडी बैलेंस होता है और उसमें हम गर्मी को मेंटेन कर पाते हैं, अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं। और यहाँ से ही हमारी बॉडी मॉइस्चर भी रिसीव करती है और बॉडी सांस भी लेती है, ऑक्सीजन भी डायरेक्ट वो लेती है। केवल ये नहीं कि नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन जाती है वो ही जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप ज्यादातर कपड़े ऐसे पहने जो लूज हों, बहुत ज्यादा ऐसे ना हो जिनमें जो गैसेस का है उनका आदान प्रदान ना हो पाए। आपकी स्किन जो है, इनर गैसेस जो हैं हमारे लिए नुकसानदायक है, उन्हें भी बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को भी अंदर लेती है। टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया। सेंसेशन, हमारी स्किन से ही सेंसेशन हमें पता लगती है और हमारी स्किन के कई पार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और कई पार्ट्स कम सेंसिटिव होते हैं। जैसे फिंगर्स की जो टिप्स हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं और काफी सारे हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जिन पे अगर कोई कीड़ा चलता रहे हमें पता नहीं लगेगा। तो ये चीजें हैं, टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन, इन चीजों को हमारी स्किन जो है सेंस करती है। एक्सरेशन, स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जिनसे पसीना निकलता है और ये एक्सिस सॉल्ट है उसको भी बाहर निकालता है और तमाम एक्सरेटरी और भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी बाहर निकालता है। और हमारा विटामिन डी का सिंथेसिस भी स्किन के द्वारा होता है, इसके लिए सन का एक्सपोजर चाहिए। विटामिन डी की अक्सर लोगों में कमी होती है और विटामिन डी को हमारी शरीर कम बना पाता है। हमारी स्किन डायरेक्टली सनलाइट के जब इफेक्ट में आती है तो ये विटामिन डी को बना लेती है और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फॉरेन सब्सटेंसेस और इन्फेक्शंस वगैरह से। एस्थेटिक एंड सोशल फंक्शंस, अब इसके एस्थेटिक और सोशल फंक्शंस क्या है कि आपकी जो स्किन है अगर सही तरीके से आप नहाए धोए हैं, साफ सुथरी है, ठीक है, तो चमकीली होगी, सुंदर होगी, अच्छी होगी, आप उतने ही सुंदर और अच्छे दिखेंगे। एक सोशल लेवल पे आपकी रिकॉग्निशन आपकी बॉडी के प्रेजेंटेशन से भी होती है और बॉडी का प्रेजेंटेशन में सबसे पहला पार्ट है दैट इज योर स्किन। इफ योर स्किन इज ग्लोइंग एंड इट इज मींस रेडिएंट, then you looks more smart. Next, burns, wounds, dry burns and scales. स्केल्स में बर्न्स फ्रॉम फायर, हीट एंड ऑल दीज थिंग्स आ जाती हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ड्राई बर्न्स में फ्रॉम फायर एंड हीट। तो ड्राई बर्न्स में आप देखते हैं कि जो फ्लेम्स हैं, हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट आपका टेम्परेचर सरफेस से, जैसे तवा गर्म है उस पर हाथ रख गया,
या कोई इलेक्ट्रिकल बर्न्स हैं, आप तार जोड़ रहे थे और उस समय उनमें तारों में जो चिंगारियां निकली उनसे आपका जलना हो गया, या जो स्टोव्स वगैरह हैं इनके थ्रू। सीवियरिटी इस पर डिपेंड करती है कि आपका बर्निंग का लेवल क्या है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री में है। तो ऐसी पोजीशन में बर्निंग की स्टेट के अनुसार आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हमें क्या एक्शन लेना है। फर्स्ट एड हमें क्या करनी है? फर्स्ट एड में सबसे पहले, जब भी जहां जलन हो वहां पे आप ठंडा पानी डालें। ये रनिंग वाटर हो, पानी डालते रहें, पानी चलता रहे, 10-15 मिनट तक आप ऐसा करते रहें। इससे क्या होगा, बॉडी के ऊपरी एयर में, एपिडर्मिस में, डर्मिस में और सबक्यूटिनियस वगैरह में इंफेक्शन पहुंचेगा, लेकिन अंदर के जो टिश्यूज हैं उन पे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये छाले पड़ जाएंगे। छाले पड़ जाना अच्छा है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन ज्यादा अंदर तक नहीं गया, है ना। तो आप जलने की स्थिति में ये कहा जाता है कि आप आइस रखें, वेरी कोल्ड वाटर डालें, तो वो नहीं, माइल्ड वाटर होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए। और आप इसको क्या करें, स्टीरियल नॉन स्टिकी बैंडेज या किसी कपड़े से इसको फिर ढक लें। जैसे आप कहते हैं कंबल वगैरह से भी ढका जाता है, तो फफोले जितने पड़ जाते हैं उतना बेहतर है। इसके साथ ही थर्ड डिग्री लेवल का अगर बर्न है तो मेडिकल असिस्टेंस आपको लेना जरूरी है। नेक्स्ट है स्किल्स बर्न्स फ्रॉम हॉट लिक्विड्स एंड स्टीम। किसी भी तरीके के लिक्विड या स्टीम से अगर आप जलते हैं, जिसमें उबलता हुआ पानी है या चाय है, कॉफी है, तेल है, या इस तरीके की कोई भी आइटम्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, उनसे अगर आप जलते हैं तो ये स्केल्स की सीरीज में आता है। और इनकी सिवियरिटी भी उसी तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल तक हो सकती है। उसी के हिसाब से आपको एड फर्स्ट एड देना है और आगे ले जाना है। और फर्स्ट एड में वही है कि 10-20 मिनट तक ठंडा पानी आप डालते रहेंगे। और किसी भी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जैसे हाथ अगर जलता है तो उसमें स्वेलिंग आने वाली है। अगर किसी ने कोई रिंग्स या चूड़ियां वगैरह पहन रखी हैं तो उन्हें तुरंत उतरवाना चाहिए, क्योंकि जब स्वेलिंग आएगी तो वो एक बड़ी समस्या अपने आप में बन जाएगी, है ना। और इसमें हमेशा जो बैंडेज यूज होगी वो नॉन स्टिकी होगी, क्योंकि फफोले पड़ेंगे और वो फूटेंगे, फिर खाल आपकी खिंचेगी अगर आपने कोई चिपकने वाली चीज उसके साथ में लगा दी है तो। इसलिए बैंडेज वो होनी चाहिए जो चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल बर्न्स। तो ये केमिकल बर्न्स है, देखिए एपिडर्मिस पूरी तरीके से जा चुकी है और इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि खाल दोबारा से बन भी नहीं पाती है प्रॉपर, और बड़ा मतलब खराब स्थिति हो जाती है, एसिड अटैक्स वगैरह इनमें आते हैं। केमिकल बर्न्स में तमाम तरीके के एसिड्स हैं, जिनमें बेसिस भी हैं, और तमाम क्लीनिंग एजेंट्स हैं जिनके द्वारा ये जलन होती है। और ये इस पे डिपेंड करता है कि उससे आपका कितना ज्यादा, मतलब एसिड अटैक भी है तो एसिड थोड़ा बहुत लगा तो कम होगा, ज्यादा हुआ तो ज्यादा जलन करेगा। इसमें भी तरीका एक वही है, रनिंग वाटर। किसी भी तरीके का ज्वेलरी या कपड़े हैं जिनसे कोई जख्म बढ़ सकता है, फैल सकता है, उन्हें हटाना है। और जितनी जल्दी हो मेडिकल असिस्टेंस लेनी है। सनबर्न, ये आप धूप में बहुत चलते हैं तो आपको मालूम है वो भी हो जाती है, फुंसियाँ टाइप की हो जाती हैं, और सनबर्न में जलन होती है और तमाम सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। और सर यस। सर एक क्वेश्चन था। अ, सर जो केमिकल बर्न्स होते हैं क्या उनके ऊपर सर्जरी नहीं की जा सकती? जो प्लास्टिक केमिकल प्लास्टिक या कोई भी बर्न्स हो, सर्जरी सभी में होती है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एड। सर्जरी इज द लास्ट, थर्ड स्टेप जो है उसका पार्ट है। अगर सर्जरी की जरूरत होगी तो बिल्कुल आपको करवानी पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि उनके द्वारा आए हुए जो स्पॉट्स आपकी बॉडी पे बने हैं उन्हें भी अगर आपको रिमूव करना है तो आप प्लास्टिक सर्जरी वगैरह को भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो बात की बात है, आप पोस्ट रिकवरी।
है ना। ओके सर। तो ये जो बर्निंग होती है अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके द्वारा, जो डायरेक्ट हमारी बॉडी पर असर करती हैं, उनसे जलन पैदा होती है, ये सनबर्न में आता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सन से, जहाँ पे धूप ज्यादा है वहां से दूर रहिए, और कोशिश करिए कि जैसे सिर वगैरह है तो उस पर कोई टर्बन, पगड़ी या कपड़े को बांध के रखिए, कपड़ों को गीला रखिए। और एलोवेरा, आप जानते हैं कि जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में एलोवेरा का यूज होता है ना। एलोवेरा आप अपने घर पे उगा सकते हैं। आप, आपकी जो क्रीम्स आती हैं, जिन जितने पैक्स होते हैं उनमें एलोवेरा है, खीरा है, तमाम ऐसी चीजें होती हैं। ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए हैं। जब खीरा आपको 15 रुपए किलो मिल रहा है तो खीरा ही खाओ। आप 200 रुपए की क्रीम में 2 ग्राम खीरा होगा, उससे क्या होगा। एलोवेरा आपके घर पे खूब है, उसे आप कच्चा खाओ। एलोवेरा आपको क्रीम के रूप में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप उन चक्करों में न पड़े। दूसरा है सन वन की स्थिति में आप हमेशा अपने आप को बचा के रखें, किससे, सन से। और आप पानी ज्यादा से ज्यादा हमेशा पीते रहें उससे बचने के लिए। कोई क्वेश्चन हो अभी तक आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। यस सर। आपका सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूँ, जिससे हम लोग कुछ कवर कर पाए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है हीट एग्जॉशन। सूर्य क्या करता है, उसकी अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमारा सबसे पहला होता है हाइड्रेशन। डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है, और बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाती है तो हमारा बॉडी जो है 70% वाटर से बनी हुई है। ऐसी स्थिति में पानी की कमी होते ही ये स्वीटिंग, पसीना निकलता है, उसमें सबसे ज्यादा पानी निकलता है। और पसीना निकलने के साथ ही हमें तुरंत वीकनेस, चक्कर आना, उल्टियां, सिर दर्द, और बहुत कमजोरी का महसूस होना, शरीर का ठंडा पड़ जाना, और स्किन आपकी मॉइस्ट हो जाना, ये सब हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स हैं। फर्स्ट एड इसमें क्या है, उस बंदे को ठंडे एरिया में ले जाओ, पेड़ पौधे हों उनके नीचे ले जाओ, इलेक्ट्रोल दो, पानी दो, जो भी फ्रूट्स हों वो दो। कपड़े टाइट अगर पहन रखे हैं तो उसे कपड़े को उतरवा दो उसके, और उसकी, उसको जो भी दे सकते हो आप असिस्टेंस, कूलर, पंखा, एसी जो भी अवेलेबल हो वो उसे अवेलेबल करवाओ, है ना। नेक्स्ट, फ्रॉस्ट वाइट, कोल्ड बर्न्स। तो ये अब कोल्ड बर्न्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि frostbite occurs when skin and underlying tissue freezes due to exposure to extreme cold temperatures. जब कभी टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, माइनस में जाता है, उस समय भी हम काम करते हैं तो हमारी शरीर जो है वो, जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वो क्या करता है कि सुन्न पड़ने लगता है। और सुन्न पड़ने के साथ में धीरे धीरे उसमें ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत कम होने लगता है। और इससे क्या होता है, हमारा लगातार ये प्रक्रिया जब बढ़ती जाती है तो हमें दिक्कतें ज्यादा होने लगती हैं। और इसमें हमें पेन, और मतलब पेल और हार्डेंड स्किन, स्किन टाइट हो जाती है या कमजोर पड़ जाती है, पीलापन जैसा भी आ जाता है, और खराब लगता है, और तमाम सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। ऐसे में हम क्या करें, उस एरियाज को रगड़ते रहें। रगड़ने से क्या होगा कि मसाजिंग से वहाँ एनर्जी पैदा होगी, और इससे स्थिति ज्यादा खराब नहीं होगी। और 10 से 15, 20, 25 मिनट तक भी आप क्या करें, वार्म वाटर डालें, गर्म नहीं जिससे जले ना। ऐसा हो गर्म हो लेकिन जलने वाला ना हो। आपको मालूम है जलने में ठंडा पानी डालना है, और इस तरीके के ठंडक से जब हमारी कोई सुन्नता पैदा हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमें गर्म पानी डालना है। और उस एरिया को गर्म कपड़े से हमें सोखना है। और उसके साथ ही जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हमें ले जाना है किसमें, मेडिकल फर्स्ट असिस्टेंस के लिए। और ये सब जो साइन होते हैं वो हाइपोथर्मिया के होते हैं। एक हाइपरथर्मिया होता है, एक हाइपोथर्मिया होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
प्रिवेंशन ऑफ बर्न्स, फायर सेफ्टी में आग जितने भी तरीके हैं उनके लिए हम क्या करें? फायर सेफ्टी के लिए स्मोक डिटेक्टर्स लगवाएं, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर सेफ्टी की गाइडलाइंस का ही प्रयोग करें। स्टोव, हीटर एंड ओपन फ्लेम्स को जब आप यूज करते हैं तो उनकी गाइडलाइंस का प्रयोग करें। हॉट लिक्विड्स में आप ध्यान रखें, बच्चों से दूर रखें और ऐसे कप और ऐसी चीजों का यूज करें जो आसानी से फैले ना उसमें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आप ध्यान रखें कि वो सही पोजीशन में हो, ओवरलोडिंग ना हो जिससे शॉर्ट सर्किट होने से आग लगे। चाइल्ड प्रूफिंग में आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसी ओपन सरफेस वाली चीजें जो बच्चों की पहुंच है उनसे दूर रखें। सन प्रोटेक्शन का एक तरीका यही है कि आपको बाहर नहीं निकलना है जब ज्यादा धूप हो, और केमिकल सेफ्टी में आपको क्या करना है, उनसे दूर रहना है। और सेफ कुकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, और घर में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसीज होते हैं, इसके लिए आपको अलर्ट रखना है अपने आप को। नेक्स्ट फीवर है। फीवर कब होता है? हमारे शरीर में जब कोई फॉरेन सब्सटेंस एंट्री होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, माइक्रोबीज हो या किसी भी तरीके का फॉरेन एंटीज हो, तो हमारी कौन सी सेल्स हैं जो उनसे लड़ती हैं हमारे फॉरेन बॉडीज से? WBC। वाइट ब्लड सेल। यस, WBCs होती हैं। तो WBCs उनसे लड़ती हैं। WBC जब किसी में लड़ाई होगी तो वहां गर्मी तो पैदा होगी, गर्मी पैदा होती है, उसी से ही हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ना जरूर चाहिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी हमारी सेल्स एक्टिव होती हैं और वो हमारी WBC मैक्सिमम एक्टिव हो जाती है उस समय। सिम्टम्स क्या है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, या सर्दी ज्यादा लगने लगती है, पसीना आने लगता है, सिर दर्द हो जाता है, मसल्स में पेन हो जाता है, या थकान बढ़ जाती है। हम क्या करें? रेस्ट करें, पानी का ध्यान रखें, पानी कमी न पड़े किसी भी स्थिति में। और over the counter fever reduces like acetaminophen or ibuprofen can help reducing fever. एक्टामिनोफेन और आइब्रोफेन ये क्या है? दवाइयां हैं, के साल्स के नाम है, ये दवाइयां हैं। और ऐसी पैरास्टामोल है, और तमाम सारी चीजें हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए फीवर को डाउन करने के लिए। लेकिन ध्यान रखें, जब बहुत ही ज्यादा फीवर हो, 103-4 डिग्री ऊपर निकले, तो आप इन सब चीजों को कतई न करें, कोई टैबलेट्स कोई कुछ न करें। उसको ठंडे पानी से पूरे शरीर को पोंछें, सिर पर ठंडी पट्टियां रखें, और कोई भी दवाइयां या इंजेक्शन वगैरह न दें जब तक टेम्परेचर आपका 101 102 के करीब नहीं हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। हाइपोथर्मिया में क्या होता है? हमारी जो बॉडी है वो हीट जो होती है, हमारे शरीर की गर्मी जो होती है वो कम होती चली जाती है। इससे हमारा शरीर जो है ठंडा पड़ने लगता है, और ठंडा पड़ने का मतलब है शरीर हमारा ठंडा पड़ा, नब्ज गायब हुई, मतलब आदमी खत्म हो गया। और जब तक शरीर में दम है तब तक शरीर गर्म रहेगा, क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड एनर्जी ले जाता है, और एनर्जी का फ्लो बंद हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। अब हाइपोथर्मिया कि हमारा शरीर लूज कर रहा है रेगुलर एनर्जी को, और हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हमारी बॉडी शक्ति खो रही है, उसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको शिवरिंग होगी, जाड़ा लगने लगेगा, शरीर कांपने लगेगा, कंफ्यूजन होगा, आपकी स्पीच बोलना जो होगा उसमें आप शब्द लड़खड़ाने लगेंगे, नमनेस आ जाएगी। नमनेस होती है जड़ता, आपका हाथ नहीं उठेगा, पैर उठाना चाहेंगे वो नहीं उठेगा, कमजोरी महसूस होगी, और आप कभी कभी बेहोश भी हो जाएंगे। ये हाइपोथर्मिया के लक्षण है। इसमें अब आप क्या करें? उसे गर्म पोजीशन पे ले जाएं, जहां तक संभव हो, जहां गर्मी हो वहां पे ले जाएं। और गीले अगर उसने कोई कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कोई सर्दी के समय में किसी पानी में डूब जाए, तो आप उसे गर्मी जगह पे ले जाएंगे, उसके गीले कपड़े हटाएंगे, उसको गर्म कपड़ों के या ब्लैंकेट्स या इस तरह की चीजें प्रोवाइड करेंगे, और उसको गर्म नॉन अल्कोहलिक और नॉन कैफिनेटेड चीजें देंगे।
देखिए एल्कोहलिक या कैफिनेटेड चीजें आपने दी, जैसे कॉफी वगैरह दी, तो क्या होगा कि उसको नींद आने लगेगी जल्दी कैफीन वगैरह के यूज से। ऐसा ना करें। और उसको हाइपोथर्मिया में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी इसके बारे में हेल्प लें। एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। और इसमें अगर अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। आप डेली की तरीके से हम ऐसा नहीं करेंगे कि 10:30 और 11:45 बजे, है ना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। सर हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया में क्या डिफरेंस है? हाइपो और हाइपर में हमेशा ध्यान दे के चलना। एक हाइपर टेंशन होता है, एक हाइपोटेंशन होता है। ऐसे ही जो बॉडी में शुगर होता है, एक होता है ग्लाइसीमिया, हाइपर और हाइपो। हाइपर मीन्स ज्यादा और हाइपो मीन्स कम। बस इतना सा ध्यान रखना। हाइपर टेंशन ज्यादा बढ़ गया, और हाइपोटेंशन जैसे शुगर है, अगर ज्यादा बढ़ गई तो वो हाइपर में कहलाएगा, और कम हो गई तो हाइपो हो जाएगा। ठीक है ना। सर सर और एक क्वेश्चन और है। हाँ, सर इलेक्ट्रिकल बर्न्स में हमारा डर्मिस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है ना? क्या डिस्टर्ब हो जाता है। सर जो आउटर लेयर रहती है वो तो एपिडर्मिस, और हाँ, नीचे उसके टिश्यूज रहेंगे वो डर्मिस। तो सर एपिडर्मिस, इलेक्ट्रिक। डर्मिस, और उसके नीचे जो होता है वो होता है सबक्यूटेनियस लेयर, तीन जी होती सर। है। उसके नीचे जी टिश्यूज होते हैं। जी यस। सर। तो तो इलेक्ट्रिक। ये डिपेंड हाँ। करता है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक है या कंडीशन है वो कितनी सीवियर है। जैसे 11,000 वोल्ट वाली लाइन जा रही है, उससे अगर आप टच भी हो जाए तो आपका शरीर इस तरीके से जल जाएगा, जैसे कीड़े नहीं जो होटल्स में लगा के रखे होते हैं, वो इंसेक्ट मारने वाली मशीन, फट फट होके फट जाता है और कीड़ा मर जाता है। या मच्छर मारने वाला रैकेट लाते हैं आप, उसी तरीके से आपके शरीर के टुकड़े इतने होंगे कि हाथ कहीं, पैर कहीं, सिर कहीं और पेट कहीं, फट जाएगा शरीर पूरा। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द शॉक। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस। नो सर एक कार्डिक अरेस्ट में डिफरेंस बता दीजिए, कार्डिक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक में। एंड हार्ट अटैक में, ओके। कार्डिक अरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अ, हमें क्या होता है कि कभी भी इसके सिम्टम्स पहले नहीं आते, ये ऑल ऑफ सडन होता है। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है, कार्डिक का शब्द किसके लिए यूज होता है ये तो आपको मालूम ही है ना, हमारी बॉडी के लिए, है ना। और हमारी बॉडी बॉडी में कार्डिक यूज होता है हार्ट के लिए। तो अब हार्ट ही हमारा अरेस्ट हो जाए, है ना, हार्ट को ही ब्लड पहुंचना बंद हो जाए, जो हार्ट पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है। सोनम, वेरी गुड नाइट टू यू। इफ यू आर लिविंग यू कैन लीव। तो क्या है कि अ, हमारे ब्लड जब हार्ट को पहुंचना बंद हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी होती जो ब्लड ले जाती है, वो किसी भी तरीके से चौक हो जाए, तो ये कार्डिक अरेस्ट कहलाता है। और जो हार्ट फेलियर है वो इस स्थिति में होता है कि हमारे कहीं भी पूरे शरीर में कोई भी आर्टरीज या कोई भी वो बंद हो जाती हैं, किसकी वजह से, उसके जमा होने की वजह से। जो लिपिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिनको हम क्या कहते हैं, क्या होते हैं वो, ब्लॉकेज ब्लॉकेज किसकी वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल की कोलेस्ट्रॉल। वजह से सब बढ़ जाता है। ट्रांस फैट जब ज्यादा बढ़ जाता है। एलडीएल होता है, लो डेंसिटी, है ना। तो ये एलडीएल, बीएलडीएल, एसडीएल, तीन चार होते हैं। तो इनके बढ़ने की वजह से हमारी आर्टरी जो है वो चौक होती चली जाती है लगातार, और फिर उससे ब्लड बिल्कुल पास नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जो अटैक होता है उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। और वो होता है कार्डिक अरेस्ट, जब कोरोनरी आर्टरी उसको ब्लड नहीं दे पाती है, ब्लड को खुद को तब। और ब्लड में खून पहुंचना जब कोरोनरी की बजाय और दूसरी आर्टरी से ब्लॉक होता है,
तो वो हार्ट अटैक होता है। ठीक है। और सब पेसमेकर कब डलता है फिर? पेस मेकर का काम ये है कि पेस मीन्स क्या होता है, गति या स्पीड। तो हमारा जो हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट में हमारा जो पेस मेकर एक जो कंट्रोलर है हमारा हार्ट का, वो जब काम करना बंद कर देता है, तब हमें आर्टिफिशियल एक टेक्निक के थ्रू हार्ट को बीट रेगुलर करता रहे उसकी रिक्वायरमेंट पे, तो हमें आर्टिफिशियल वो अलग से लगाना पड़ता है। वही पेस मेकर कहलाता है, जिससे हार्ट को जो बीटिंग है उसको मेंटेन बनाए रखे। ठीक है। ओके। सर सर कार्डियक अरेस्ट और साइलेंट अटैक दोनों सेम होते हैं सर? देखो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और आप इसे कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट और साइलेंट। उसमें जैसे आप सो रहे हैं, सोते ही रह जाते हैं, और कार्डियक अरेस्ट में कई बार बहुत हैवी पेन होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत आदमी परेशान होता है, और पसीना छूट जाता है, ठंडा पसीना छूटता है, और बहुत ही बेचैनी होती है, बहुत परेशानी होती है। और साइलेंट अटैक्स में कुछ भी नहीं होता, वो बैठा का बैठा रह जाता है, सोता का सोता रह जाता सर है। यस। सर ये पूछना है, जैसे कि क्लास होने के बाद रोज क्विज होते हैं, तो उसके क्या मार्क्स काउंट होने हैं? मतलब बिल्कुल मार्क्स काउंट, के जो। बिल्कुल काउंट होंगे। आपकी अटेंडेंस होगी, इसके भी मार्क्स काउंट होंगे। अच्छा, ओके सर। इसलिए आप उसे पार्टिसिपेट जरूर करिए उन्हें। ओके सर। और किसी और को सर कुछ पूछना हो? वोकेशनल की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, वोकेशनल कोर्स की? देखिए, पहले आपका ये होना है ना कोर्स, ये, यस सर। और इसको कंप्लीट होने के बाद ही हम आपका वोकेशनल का स्टार्ट कर ओके सर। देंगे। ओके और सर। क्वेश्चन? थैंक यू सर। किसी का कोई क्वेश्चन और? सर एक और ये है कि हमारा सेकंड स्टेप नहीं हो रहा है, हमने बहुत बार मतलब फोटोज भी सेंड कर दिया है अच्छा, सर। ये समझ नहीं आ रहा है, उसमें मतलब कॉलम दिए नहीं है, और फिर फिलिंग के बाद कॉलम आ रहा है, और हमारा पेरेंट्स नंबर शो नहीं हो रहा है स्टेप 2 में। अंतसा इसके लिए आप ऐसा करिए, कल मैं बात करूंगा, और आप ग्रुप में एक बार फिर डाल देना, तो मैं रजत सर को बोलता हूँ वो इसे चेक करें। और सर स्टेप 3 हमने अभी मतलब हम अभी स्टेप 2 ही नहीं हुआ है, तो स्टेप 3 पर आए नहीं है, बट वो स्टेप 3 में फर्स्ट वाला 10th की मार्कशीट में पहले से ही टिका रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं हम लोग, जल्दी इन्हें हम देखेंगे और ये प्रॉपर आएंगे, और इनमें इनके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे आपका कोई काम रुकेगा नहीं अभी। ओके सर। वैसे उसे होना चाहिए प्रॉपर। और ओके किसी सर। को कुछ पूछना है? और कोई कैंडिडेट कुछ पूछना हो किसी को? सर यस। सर जैसे मेरा 2 प्रोसीजर हो चुके हैं, थर्ड वाले में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे मतलब रजिस्टर तो हो चुका है ना मेरा नेम फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है। ओके सर, थैंक यू। एनी मोर? एक्सक्यूज मी सर। यस सरेना। सर रजिस्ट्रेशन, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन हम लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इससे हमारे एग्जामिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, को करिकुलर के? नहीं, एग्जामिनेशन में देखो, अभी आपके जो ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, वहां पे सारे मैसेजेस आपके उन ईमेल्स पे ही जाएंगे जो आपके रजिस्टर्ड होंगे, और मोबाइल नंबर जो आपके होंगे उन पे। इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आप कर यस लीजिए सर। उसे, कर लीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, हमारी भी यही प्रॉब्लम है कि हमारी तीनों प्रोसेस प्रोफाइल हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गए, बट सर तीसरे पे होने के बाद भी ना क्रॉस बना आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर बार बार? मैं देखो, प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी, वो देखना पड़ेगा। और हम लोगों का क्या है ना, फोकस ज्यादातर हो गया इस पे कि जो आपकी क्लासेस हैं ये प्रॉपर हो पाए, सिलेबस पहले प्रॉपर हो पाए। जैसे 7 तारीख है आपका एग्जाम है ना, कल से एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सर। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका सिलेबस का कंटेंट डेवलप करना, उनको तैयार करना, उन्हें फिर पीपीटीज में डिजाइन करना, फिर डिलीवर करना,
आपके क्विज़ेस को मैनेज करना और क्लासेस, बहुत सारी चीजें मैनेज करना, तो इसके लिए हम लोग Yes, sir. इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं थे, इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। ओके सर, और थैंक यू यहाँ सर। पे और कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर आज क्विज होगा? इसको यूनुस बताएंगे। ओके सर। यूनुस, सर आज सेकंड सेम वालों की क्विज नहीं है, आज फोर्थ सेम वालों के लिए क्विज चाहिए। सेकंड सेम वालों की क्विज सर कल करवाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू सर। जी सर। Any more questions? I think now the time is going to be over और हम लोगों को से वाइंड अप करना चाहिए। टाइम ठीक 10 बज चुके हैं। किसी का Yes, कोई sir. क्वेश्चन अभी भी हो तो आप पूछ सकते हैं। और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है, then wish you all the best. Good night to you all. Thank you for participating in this today's session. All the candidates who are present still right now, I wish them all very good night and wish you all the best. See you tomorrow on the same time for the next session. Thank you. Good night, sir. Good night to you all.